next we are going to study about the impact of the global warming. Okay, means अगर हीटिंग अर्थ की अगर हीटिंग होगी तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हीटिंग ऑफ द अर्थ. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग? सो there will be change in the climate, okay, changes in the rainfall pattern and frequency of extreme weather events. Then there will be future climate change, then ocean acidification, bleaching of the coral, effect of flora and fauna and destruction of the ecosystem. इन सब को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लाइमेट चेंज. ओके, सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, मीनिंग ऑफ द क्लाइमेट चेंज. ओके, सो बिफोर दैट हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट? ओके, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? ओके, टू थिंग्स, क्लाइमेट एंड वेदर. Okay, weather and climate. So day to day changes in the atmosphere, day to day changes in atmosphere, that is known as weather. Day to day changes जो atmosphere पे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? weather. Whereas changes in the atmosphere for over less than 30 years, changes for more than 30 years, इसे क्या बोलेंगे? क्लाइमेट बोलेंगे. अगर एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंजेस होता है, फॉर एग्जांपल सडनली रेनफॉल हो गई, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई, ये सब इसे क्या बोलेंगे? वेदर. वेयरएज अगर क्लाइमेट में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज कंसिस्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल 30 इयर्स पहले कितना टेम्परेचर था? एवरेज टेम्परेचर अर्थ का यू कैन से 36 डिग्री था, बट 30 इयर्स बाद क्या हो गया? इट इंक्रीज टू 37. मींस देयर हैज बीन इंक्रीज इन 1%. 1% टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ 1% increase in temperature there is change in climate. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्नो मेल्ट होंगी. स्नो मेल्टिंग अगर होगी तो उससे क्या होगा? बेसिकली जो सी का वो लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज. ओके, सी लेवल राइज होगा. अगर सी लेवल राइज होगा तो उससे क्या होगा? बेसिकली जो कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल कंट्रीज है, जो आइलैंड कंट्रीज है, वो सबमर्ज हो जाएंगी वाटर के अंदर. गॉट इट? सो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो बेसिकली बहुत सारी, देयर विल बी मेल्टिंग ऑफ द स्नो, देयर विल बी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, एंड आल्सो देयर विल बी, यू कैन से, rise in the sea level. Okay, got it? So बहुत सारे consequences होंगे क्लाइमेट चेंज के. Okay, so basically consequences टू टाइप के होंगे, एक सोशल एंड एक इकोलॉजिकल. ओके, इकोलॉजिकल. सोशल कैसा? सोशल मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी. ओके, इकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. ओके, सोशल पर फॉर एग्जांपल सोशल रीजन कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट चेंज होगा, अगर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स होंगे, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी तो उससे क्या होगा? सी लेवल इंक्रीज होगा. सी लेवल इंक्रीज होगा तो कोस्टल एरियाज जो है, कोस्टल कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यू कैन से कंट्रीज लाइक श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सारी जापान, ये सबमर्ज हो जाएंगे. ओके, एंड इनकी सबमर्जन से क्या होगा? बेसिकली वहां जो लोग रहते हैं वो क्या करेंगे? वो माइग्रेट होंगे, एंड अगर माइग्रेट होंगे तो इससे सोशल प्रॉब्लम होंगी. ओके, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम होंगी, माइग्रेशन की प्रॉब्लम होंगी, ये सब. ओके, सो क्लाइमेट चेंज का दोनों इंपैक्ट है. सोशल मीन सोसाइटी पर भी, हम पर भी है, एज वेल एज इकोलॉजिकल, हम पर बहुत सारे और भी है. ओके, अभी इतना ध्यान रखो. ओके, ये समझ में आया क्लाइमेट चेंज. ओके, सो now next we are going to study about the impact of the global warming. Second, that will be the changes in the rainfall pattern and frequency of extreme weather event. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? बेसिकली changes in rainfall pattern.
ओके, अब यहाँ क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी जो एरियाज रेनफॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, वो एरियाज भी रेनफॉल, हाई रेनफॉल रिसीव कर सकती हैं, और जो एरियाज बहुत अच्छी रेनफॉल रिसीव करती थी, वहां रेनफॉल की स्कैर्सिटी भी हो सकती है। Got it? So both the changes can be possible. Changes in rainfall pattern and frequency of extreme weather events. Okay? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बेसिकली उससे बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाएगी। Okay? बहुत सारे you can say ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सब के चांसेस बढ़ जाते हैं just because of global warming. Okay? So there will be changes in the rainfall pattern. Unusual rainfall होगी, अभी फॉर एग्जांपल अपने यहाँ मानसून के टाइम पर ही रेनफॉल होती है, बट अनयूजुअल हो जाएगी। ओके, अनयूजुअल मींस कभी भी गर्मी में भी बारिश हो रही है, ठंडी में भी बारिश हो रही है, अनयूजुअल रेनफॉल होगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। गॉट इट? ये नाउ नेक्स्ट, फ्यूचर क्लाइमेट चेंज। ओके, अब फ्यूचर क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब कि मींस फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज भी कैसा हो सकता है। ओके, सो फ्यूचर क्लाइमेट चेंज में ये जो डेज होंगे वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के होंगे। ओके, वेयरएज कोल्ड हॉट डेज जो होंगे उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, हॉट डेज लॉन्गर ड्यूरेशन के होंगे, वेयरएज कोल्ड डेज उनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली फ्यूचर क्लाइमेट चेंज में हॉट डेज का यू कैन से बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, एंड कोल्ड डेज का टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सेकंड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो विंड स्पीड की इंटेंसिटी होती है, सो फ्यूचर क्लाइमेट चेंज में वो इंटेंसिटी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ जाएगी। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इंपैक्ट विल बी द ओशन एसिडिफिकेशन। अब ओशन एसिडिफिकेशन में होता क्या है, सो ओशन एसिडिफिकेशन बेसिकली मींस डिक्रीज इन पीएच लेवल ऑफ सी। ओके, अब सी की पीएच लेवल क्यों डिक्रीज होगी, एसिडिफिकेशन मींस सिंपली डिक्रीज इन द पीएच लेवल। अब सी की पीएच लेवल क्यों डिक्रीज हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो सीज होते हैं बेसिकली दे वर्क एज अ सिंक फॉर CO2। ओके, CO2 का सिंक ओशंस होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक इनटू 30 to 40% जो एटमॉस्फेरिक CO2 होती है वो किसमें एब्जॉर्ब होती है, सीज, लेक्स एंड रिवर्स, इनमें एब्जॉर्ब होती है, मींस इनमें एब्जॉर्ब रहती है, मींस दिस वर्क एज अ सिंक फॉर द CO2। ओके, सो अगर एटमॉस्फेरिक CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ बेसिकली ओशन का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बिकॉज दिस वर्क एज अ सिंक फॉर CO2, एंड ओशंस का अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा CO2 को, ओशन में अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच लेवल डिक्रीज होगा, एंड अगर पीएच लेवल डिक्रीज होगा तो बहुत सारे जो मराइन ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएगी। Okay, so just because of decrease in, because marine organism they are very susceptible to pH level, अगर कोई भी चेंज थोड़ा सा भी नैनो चेंजेस होता है तो उनकी डेथ होगी, एंड एज अ रिजल्ट पूरा मराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। ओके, गॉट इट? सो दैट इज कॉल्ड ओशन एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लीचिंग ऑफ द कोरल्स। अब ये देखते हैं कोरल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली कोरल्स आर मराइन ऑर्गेनिज्म। ओके, मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ये जो कोरल्स होते हैं बेसिकली ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, किसके साथ, कोरल प्लस अलगे। ओके, अलगे दैट इज जूज़ैंथेलो। ओके, जूज़ैंथेली अलगे बेसिकली कोरल के साथ क्या किसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों का बेनिफिट। ओके, दोनों का। सो बेसिकली अलगे जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एंड उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होता है, और न्यूट्रिएंट को कौन यूज करता है, कोरल्स। ओके, कोरल इन टर्न्स अलगे को क्या प्रोवाइड करता है, CO2 दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। CO2
प्रोवाइड करता है एज वेल एज प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन। सो बेसिकली दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है। बट अब यहां क्या हो रहा है, बेसिकली देयर इज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मींस लॉस ऑफ कलर। ओके, ब्लीचिंग का क्या मतलब, लॉस ऑफ कलर। ओके, कलर का लॉस हो रहा है। एंड कलर का लॉस क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ अल्गी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सी के टेम्परेचर इंक्रीज और एसिडिफिकेशन के कारण बेसिकली जो अल्गल कंपोनेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, उसकी डेथ हो जाएगी और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो छूट जाएगा इनका। ओके, सो बेसिकली अब ये जो कोरल बचेगा ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट के शेल में बेसिकली ये रह जाएगा। ओके, सो बेसिकली अब क्या होगा, यहां सिंपली ब्लीचिंग का मतलब, कोरल ब्लीचिंग का क्या मतलब, लॉस ऑफ कलर। ओके, ब्लीचिंग का मतलब लॉस ऑफ कलर। ओके, सो बेसिकली ये कोरल रीफ जो होती है, कोरल रीफ मींस कॉलोनीज ऑफ द कोरल। ओके, कोरल की जो कॉलोनीज होती हैं उसे क्या बोला जाता है, कोरल रीफ बोला जाता है। और ये कोरल रीफ बहुत ही, दैट इज आल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन इन्हें बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। कोरल रीफ में ही बहुत सारी फिशेस की ब्रीडिंग हैबिटेट होती है। यहाँ ये लोग बेसिकली ये हैबिटेट होता है, बहुत सारे मैराइन ऑर्गेनिज्म कोरल रीफ में ही रहते हैं। ओके, ब्रीडिंग ग्राउंड है, यहाँ बहुत सारी फिशेस क्या करती है, अपने अंडे देती हैं और यू कैन से ब्रीड करती है। ओके, सो बेसिकली ये हैबिटेट है मैराइन ऑर्गेनिज्म के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। ओके, सो ब्लीचिंग ऑफ कोरल का क्या मतलब, लॉस ऑफ कलर। ओके, लॉस ऑफ कलर क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्गल कंपोनेंट। ओके, ये ध्यान रखना। Next will be effects on the flora and fauna. Now what do you mean by flora? Flora means plant of a particular area or plant of a particular region. Okay, fauna means animal of a particular area or animal of particular region. Okay, so just because of global warming की वजह से क्या होगा, फ्लोरा एंड फौना पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हमने पढ़ा है कि बेसिकली प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये रिक्वायरमेंट, अगर इफ देयर विल बी चेंज ऑन द टेम्परेचर पैटर्न, अगर टेम्परेचर पैटर्न पर चेंज होगा तो बेसिकली इनकी लाइफ स्टाइल एज वेल एज इनका हैबिटेट चेंज होगा एंड इट इज पॉसिबल दैट ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल एज पर द सम रिपोर्ट्स 30% ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट by 2050 if there will be increase in 6.4 degree Celsius. ओके, अगर टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो 30% ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट क्यों होंगी, क्यों, जस्ट बिकॉज देयर विल बी इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेजर्ट एरिया बढ़ेंगे। बेसिकली इनका जो हैबिटेट, सेकंड विल बी लॉस ऑफ हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट है वो लॉस होगा। थर्ड विल बी ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन हीटिंग एंड आल्सो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये सारे रीजन की वजह से इनकी एक्सटिंक्शन के चांसेस वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। गॉट इट? सो देयर विल बी इफेक्ट्स ऑन द फ्लोरा एंड fauna. So next impact will be destruction of the ecosystem. So just because of increase in the CO2 level or you can say increase in the temperature of the earth, इससे जो हमारा ecosystem है उस पर भी impact पड़ेगा। As a result basically जो अपना जो फूड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल, अब इससे क्या होगा, इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब होगा। अभी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है उसके लिए टेम्परेचर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है।
ओके। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी एंड ऑल्सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो बेसिकली जो हमारे एसेंशियल फॉरेस्ट नीड्स होती है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब जो हमें एसेंशियल कमोडिटीज फॉरेस्ट से मिलती हैं, इनकी स्कैसिटी हो जाएगी। ओके, सो बेसिकली अपनी ह्यूमंस की बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेनरेट होंगी जस्ट बिकॉज देयर विल बी स्कैसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। Okay, got it? So it will also destroy our ecosystem. Now next is ways to reduce global warming. अब हम global warming that is heating of the earth को कैसे reduce कर सकते हैं? First is use of renewable sources of energy. हमें renewable sources of energy use करना चाहिए. Renewable sources means which can be renewed, which can be regenerated. For example, hydroelectricity. हाइड्रो मीन्स वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका यूज करना चाहिए। देन सोलर एनर्जी, ओके, सोलर एनर्जी, ये सब जियोथर्मल एनर्जी, इन सब का यूज बढ़ाना चाहिए। वेयरएज जो थर्मल एनर्जी, जो कोल को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसका यूज हमें कम करना चाहिए। ओके, सो हमें कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी अपनाना चाहिए। ओके, रिन्यूएबल मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, हाइड्रो एज वेल एज सोलर एज वेल एज जियोथर्मल। ओके, सेकंड अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मींस प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज। जितना पॉसिबल हो बहुत लार्ज स्केल में ट्रीज का प्लांटेशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो बैरन लैंड है, अनयूटिलाइज्ड लैंड है, जैसे रेलवे ट्रैक का किनारा हो गया, ये सब एरियाज, नेशनल हाईवे का किनारा हो गया, इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा अफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बेसिकली फॉरेस्ट दे वर्क एज अ सिंक फॉर CO2। CO2 को फॉरेस्ट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अगर CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे तो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो एटमॉस्फेयर की हीटिंग कम होगी। गॉट इट? देयर शुड बी रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ओके, अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए फैक्ट्रीज जो होती हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर फिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पॉल्यूशन जो CO2 रिलीज करती है बेसिकली फैक्ट्रीज, उसको क्या करता है, उसको फिल्टर करता है। ओके, एंड ऑल्सो रिड्यूस वैक्यूलर पॉल्यूशन। वैक्यूलर पॉल्यूशन में बेसिकली कैटालाइटिक कन्वर्टर होते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर वो फिट करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, बेसिकली जो CO2 होती है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर। ओके, सो फॉर एग्जांपल जो कॉस्टली कार होती हैं, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, ऑडी, इन सब में ये ऑलरेडी फिट होते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर। ओके, एंड ऑल्सो जो वैक्यूलर पॉल्यूशन के होते हैं उसके स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया ने करेंटली BS6 नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, BS6 नॉर्म्स को, BS6 नॉर्म्स का सिंपल सा मतलब है कि CO2 का जो ये जो कंबंशन इंजन्स होते हैं वो कम सल्फर कंटेंट एज वेल एज कार्बन कंटेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज करें, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, गॉट इट? सो दीज आर द वेज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। Next we are going to study about the international efforts to control greenhouse effect. Okay, अब international efforts क्या क्या थे greenhouse को protect करने के लिए? Okay, UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on the Climate Change. अब UNFCCC ने क्या किया, बेसिकली UNFCCC ने कहा कि जो फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग है उसको अपने को कम करना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये कम नहीं हुई तो बेसिकली क्या होगा, बहुत सारी स्पीशीज अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इन्होंने एक बोला कि जो फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग है हमें ओनली 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज
मींस लिमिट हमें कितनी होनी चाहिए, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो उसके डिवास्टेटिंग इंपैक्ट होंगे। Okay, so future global warming should be limited to below 2 degree relative to the pre-industrial level. Means अब ये किसके कंपैरिजन में, मींस प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर जो टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में हमें सिर्फ 2 डिग्री ही टेम्परेचर बढ़ने देना है। ओके, अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओके, गॉट इट। सो यूएनएफसीसी ने क्या किया, बेसिकली प्री इंडस्ट्रियल में जो टेम्परेचर था उससे सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस हमें इंक्रीज करने देना है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो होगा, वी ऑल नो ग्लोबल वार्मिंग होगा, बट कितना होगा हमें क्या करना है, ओनली 2 डिग्री सेल्सियस पर तक ही सीमित रखना है उसको। सेकेंड इज रियो अर्थ समिट, दैट इज द मोस्ट फेमस, रियो डी जेनेरियो में हुई ब्राजील में 1992 में। 154 नेशंस ने साइन किया ट्रीटी दैट दे आर गोइंग टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, एक फर्स्ट टाइम वेल ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग हुई एंड 154 नेशंस ने साइन की, उन्होंने ये प्लेज ली कि हम अपना ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है उसको हम कम करेंगे। देन नेक्स्ट वाज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली एक ये प्लेज ली गई दैट द कंट्रीज आर गोइंग टू कट 5.4% कट इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, एमिशन मींस रिलीज, ओके, ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज हो रहे हैं उसमें कितना कट होना चाहिए, 5.4%। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो था बेसिकली ये कॉपरेशन था किसके, डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। ओके, सो अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, बेसिकली देयर शुड बी रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस, देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल वाटर एंड रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये जो कॉपरेशन हुआ दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज 1991 में हुआ, और ये सारे ऑब्जेक्टिव थे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी है, इंटरनेशनल वाटर जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसको रिड्यूस करना है। व्हाट इट